हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सियोस के बारे में। एक्सियोस क्या होता है, एक्सियोस को क्यों यूज़ करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है और इसके साथ साथ रिएक्ट प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताना है, जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा इस एसआरसी फोल्डर में, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा एक्सियोस के नाम से। फोल्डर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक्सियोस से रिलेटेड हम 3-4 वीडियोस में बात करेंगे, तो इसका जितना भी सोर्स कोड होगा वो मैं एक सेपरेट करके रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। जिस तरह से हमने रिएक्ट राउटर्स पढ़े थे, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था माई राउटर्स का, और इसके अंदर हमने रिएक्ट राउटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एक्सियोस के नाम से फोल्डर बना लिया, और एक्सियोस से रिलेटेड भी जो हम 3-4 वीडियोस में इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, वो सारा सोर्स कोड आपको कहाँ पे मिलेगा, इस एक्सियोस वाले फोल्डर के अंदर मिलेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सियोस वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा, एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, तो एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट डॉट JSX के नाम से मैंने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा। एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस डिव की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर सिंपल एक हेडिंग लिख दूंगा। किस नाम से, एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट। कंट्रोल S से सेव करूंगा। इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल करवा लूंगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट के नाम से जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे कॉल करवा लो, और ये देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो चुका है। कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। अब हम बात करते हैं इस एक्सियोस के बारे में कि ये एक्सियोस आखिर होता क्या है। देखो, जब भी आपने API हैंडलिंग करनी होती है तो आप क्या यूज कर सकते हो, या तो आप फेच API का यूज कर सकते हो, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं। कैसे आप API हैंडलिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियोस देख सकते हो, प्रीवियस वीडियोस। अब जरूरी नहीं होता कि आप फेच API ही यूज करो। जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो तो आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, एक्सियोस का यूज करते हो। अब ये एक्सियोस आखिर है क्या, एक्सियोस आपके पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो API हैंडलिंग के लिए यूज होती है। HTTP रिक्वेस्ट को बनाने के लिए, HTTP रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए आप किसका यूज करते हो, एक्सियोस का यूज करते हो, जो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये कोई रिएक्ट का फीचर नहीं है। आपको पता है कि API हैंडलिंग के लिए रिएक्ट का खुद का कोई फीचर नहीं है। ठीक है, हम फेच API का यूज कर सकते हैं, जो कि एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, या फिर हम एक्सियोस का यूज कर सकते हैं, जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कब हमें फेच API यूज करनी चाहिए और कब हमें एक्सियोस का यूज करना चाहिए। देखो, अगर आप एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पर API हैंडलिंग कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स API हैंडलिंग आप वहां पे नहीं कर रहे हो, तो वहां पर सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है कि आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करो। आप सिंपल क्या करो, फेच API का यूज करो, और इजीली आप वहां पे API हैंडलिंग कर लोगे। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स API हैंडलिंग करनी पड़ सकती है, वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप एक्सियोस का यूज करो। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे एरर हैंडलिंग का होता है, टाइम आउट का होता है, रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो काम हमें फेच API में खुद से करना पड़ता था, वो काम एक्सियोस में ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे, इस वीडियो में भी बात करेंगे, आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि एक्सियोस क्या है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में कर सकते हो API हैंडलिंग के लिए। ठीक है, और कब करोगे, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जब आपके लिए कॉम्प्लेक्स API हैंडलिंग आने वाली है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक API हैंडलिंग चाहिए आपको, तो फिर वहां पर आप फेच API का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ गया कि फेच API कहां पे यूज करना चाहिए और एक्सियोस कहां पे यूज करना चाहिए। अब हमने बात करी कि एक्सियोस क्या है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद मैं लिखूंगा npm install। ठीक है, और npm install लिखने के बाद मैं यहां पे लिख दूंगा एक्सियोस। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरी ये जो एक्सियोस की जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, वो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन में क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। इसका प्रूफ मुझे कैसे मिलेगा कि भाई ये इंस्टॉल हो गई, मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे अपनी package.json की फाइल में। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो एक्सियोस मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्सियोस हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें API हैंडलिंग देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप API से डेटा को कैसे गेट कर सकते हो यूजिंग एक्सियोस। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, API चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा,
करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे इस गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर लिखूंगा फेक जेसन एपीआई। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद जो आपके पास ये पहली ही वेबसाइट आ रही है जेसन प्लेस होल्डर की, आप इस पे चले जाओ। इसके अलावा आप कोई भी एपीआई ले सकते हो। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने इससे पहले भी यहाँ की एपीआई को यूज करके दिखाया इस प्लेलिस्ट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना स्लैश यूजर्स, ठीक है, इसमें कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली एपीआई को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लूंगा इसका यूआरएल, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, लेट यूआरएल के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप अपनी एपीआई को कॉल करवाओ तो आपको कहां पर कॉल करवाना चाहिए, यूज इफेक्ट हुक के अंदर कॉल करवाना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि यूज इफेक्ट हुक आपके लाइफ साइकिल मेथड्स पर डिपेंड करता है, और जब भी आपका कंपोनेंट माउंट होगा तो आपका यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा, आपकी एपीआई क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, और यूज इफेक्ट हुक देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट भी हो चुका है रिएक्ट से। यूज इफेक्ट हुक को यूज करने का तरीका क्या होता है कि इसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास करवाते हो, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एक ब्लैंक एरे पास करवाऊंगा। ब्लैंक एरे इस वजह से पास करवाऊंगा कि भाई मेरा ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये सिर्फ एक बार कॉल होना चाहिए, बार बार कॉल नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि अगर हमारी कोई स्टेट अपडेट होती है या प्रॉप अपडेट होती है तब दोबारा हमारा यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया इस ब्लैंक एरे से कि आपने क्या करना है, जब मेरा कंपोनेंट माउंट होगा तब ये एक बार सिर्फ कॉल होगा, उसके बाद इस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी हो ये यूज इफेक्ट हुक दोबारा से कॉल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको जरा नीचे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब हम यूज करेंगे एक्सियोस का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सियोस लिखूंगा, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे एक्सियोस भी क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। कहाँ से, एक्सियोस से। अब इस एक्सियोस के अंदर एक फंक्शन होता है किस नाम से, गेट के नाम से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एपीआई का यूआरएल बताओगे कि भाई आपने किस एपीआई के डेटा को क्या करना है, गेट करना है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई इस यूआरएल वाले वेरिएबल के अंदर एपीआई का लिंक है, आपने इसको क्या करना है, गेट करना है। अब ये जो एक्सियोस होता है ये काम करता है प्रोमिसेस पे। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट होता है ये उस पे काम करता है। तो आपको पता है कि प्रोमिसेस का जो रिस्पॉन्स होता है, आपने अगर उसको गेट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, डॉट देन का यूज करते हो। इसके अंदर आप क्या बताओगे, एक पैरामीटर बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पैरामीटर का नाम यहाँ पे रख दिया रिस्पॉन्स रख दिया। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हो। अब मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस एपीआई से, आपने उसको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग में शो करवा देना है। तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा रिस्पॉन्स, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एक्सियोस गेट रिक्वेस्ट, और मेरे पास रिस्पॉन्स कहाँ पे आएगा, कंसोल में आ जाना चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे डेटा पे जाऊंगा तो देखो डेटा के अंदर मेरे पास ये सारा डेटा आ चुका है। कहाँ से आ रहा है ये डेटा, इस एपीआई से आ रहा है। ठीक है, आप मैच भी कर सकते हो, आईडी क्या है, 1 है, ये नाम ये है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिल चुकी हैं, डेटा के अंदर मिल चुकी हैं। एक्सियोस ने आपको क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक एरे है। किस नाम से एरे है, डेटा के नाम से एक एरे है, और इसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये डेटा क्या है, एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई। तो हमने देख लिया कि हम एक्सियोस का यूज करते हुए कैसे एपीआई से डेटा को गेट कर सकते हैं। अब मान लो कि भाई जो एपीआई से डेटा आ रहा है मुझे उसको क्या करना है, अपने यूआई पे शो करवाना है। तो उसके लिए आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर लगाऊंगा कॉमा, यहाँ पे बोलूंगा कि यूज स्टेट हुक को क्या करो, कॉल करवा लो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टेट को सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मेरी स्टेट का नाम होगा माई डेटा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे सेट माई डेटा। ठीक है, फंक्शन का नाम हम यहाँ पे रख देंगे सेट माई डेटा इक्वल टू यूज स्टेट का हुक हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके अंदर हम एक ब्लैंक एरे पास करवा देंगे। क्यों ब्लैंक एरे पास करवाएंगे, क्योंकि इस पूरे ऑब्जेक्ट में से हमारे पास काम की चीज क्या है, हमारे काम की ये डेटा है, और ये डेटा क्या है, इटसेल्फ एक एरे है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बोला कि भाई अभी यहाँ पे माई डेटा के अंदर क्या है, एक ब्लैंक एरे है। जब हमारी एपीआई यहाँ पे कॉल हो जाएगी और रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, माई डेटा के अंदर सेट करवा देना है रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा सेट माई डेटा, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के नाम से एक एरे होगा, आपने उसको क्या करना है, माई डेटा के अंदर सेट करवा देना है। अब ये यहां पर सेट हो गया, मुझे क्या करना है, मुझे इसको अपने यूआई पे शो करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं JSX के लिए यहां पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और यहां पर आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी स्टेट का नाम बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई माई डेटा डॉट मैप फंक्शन का मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, और यहां पर आने के बाद मैं एक पैरामीटर दूंगा। ठीक है, अब देखो माई डेटा के अंदर आने क्या वाला है, अब देखो माई डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, इस डेटा के अंदर ये जितने भी एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बने हुए ना, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, माई डेटा के अंदर आ जाएंगे। मैप फंक्शन क्या करेगा,
एक एक ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, आइटरेट करेगा। पहले ये 0 इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट को आइटरेट करेगा, फिर ये 1 इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट को आइटरेट करेगा, फिर ये 2 इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट को आइटरेट करेगा। अब मैं बोलूंगा कि भाई जब भी तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, तो तुमने इसमें से क्या करना है, नेम को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक पैरामीटर का नाम बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पैरामीटर का नाम रख देता हूँ आइटम, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एरो फंक्शन बना लूंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा ये, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई H4 का टैग होगा हमारे पास, और इस H4 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आइटम के अंदर क्या आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। मुझे वो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे उस ऑब्जेक्ट में से जो नेम वाली जो प्रॉपर्टी है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, उस ऑब्जेक्ट में से ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी है, मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, अपने यूआई पे शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने यूआई में भी इसको शो करवा लिया है। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक एरर आ रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, मैं इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे एरर शो करवा रहा है, ठीक है। एरर नहीं होता, बेसिकली ये एक वार्निंग होती है जो बोलता है कि भाई जब भी आप मैप फंक्शन का यूज़ करते हो JSX के अंदर, तो एक यूनिक की प्रॉप होना चाहिए। इसके बारे में हम प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे एक की प्रॉप पास करवा दूंगा, यूनिक की प्रॉप। तो मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा आई, और यहाँ पे इस H4 के अंदर मैं यहाँ पे क्या करवा दूंगा, एक की प्रॉप यहाँ पे पास करवाऊंगा, इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा आई, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा। अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो अब ये मेरे पास वार्निंग यहाँ से जा चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सियोस का यूज करते हुए अपनी API से डेटा को गेट कर सकते हो। आने वाली कुछ वीडियोस में भी हम एक्सियोस से रिलेटेड बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताई थी। देखो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि यार आपकी जो है रिडक्स की प्लेलिस्ट चल रही थी, आपने उसको बीच में स्टॉप कर दिया, ठीक है। 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको स्टॉप करा है। मैंने यहाँ पे देखो इसको स्टॉप कर दिया था। यहाँ तक हमने रिडक्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इंप्लीमेंट कर लिए थे। इसको स्टॉप करने की वजह ये थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स के पास एरर्स भी आ रहे थे, जबकि एरर्स आने नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीजें स्क्रैच से करके दिखाता हूं, मैं आप लोगों को सोर्स कोड भी दे देता हूं। तो एरर्स तो आप लोगों के पास नहीं आने चाहिए। अगर कभी एरर्स आया भी करें तो वीडियो को 1-2 बार देखकर इंप्लीमेंट कर लिया करो, वरना फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लिया करो, आपको सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोड को मैच कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार मैंने इसको स्टॉप क्यों किया। इसको स्टॉप मैंने इस वजह से किया कि काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे रिडक्स का बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो कल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट को, जिसमें हम रिएक्ट के अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनका यूज करते हुए आपकी रिएक्ट की स्किल्स बहुत हाई होंगी। हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा, ठीक है। हम किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोजेक्ट्स में, कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। तो कल से हम उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होगा वो होगा हमारा रिडक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपको रिडक्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक ही वीडियो में आपको रिडक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे, प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे, तो फिर आप लोगों को रिडक्स में भी कोई इशू नहीं होगा। फिर आगे चल के हम रिडक्स टूल किट पे भी प्रोजेक्ट बना लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि ये सिंपल रिडक्स में और रिडक्स टूल किट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। देखो टेंशन नहीं लिया करो, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा, कोई चीज़ मैं ऐसे बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। इसको पॉज करने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड करा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे पढ़ लिया था रिडक्स का। अब जो हम कल प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हम रिडक्स का ही यूज़ करते हुए कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।